नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। कभी नरम, कभी सख्त, कभी डेडलाइन का ऐलान, कभी उसे आगे बढ़ाना। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। क्या भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील हो पाएगी? टैरिफ डील के लिए जो भारत का दल है, अमेरिका जो गया था, वो आखिरकार वापस आ चुका है। आखिर किन मुद्दों पर पेंच फंसा हुआ है और कहां जो है वो सहमति बनती नजर आ रही है? 9 जुलाई की डेडलाइन से पहले ट्रंप ने कई देशों को टैरिफ से जुड़े लेटर जारी करने की बात कही। आज ट्रेड डील के बड़े पहलू पर स्वदेश विशेष में हम खास बातचीत करेंगे। जी हां, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर अब फैसला अमेरिका के पाले में है। भारतीय समय के मुताबिक रात 9:30 बजे अमेरिका एक अहम चिट्ठी जारी करने वाला है। सूत्रों के मुताबिक ये चिट्ठी 15 देशों के नाम के साथ होगी जो अमेरिका के साथ संभावित ट्रेड डील का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन इन 15 देशों में भारत का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। होगा या नहीं, ये अभी भी साफ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पर सहमति नहीं बन पाई है। चावल, गेहूं, डेयरी और जीएम फसलों पर भारत का रुख अब भी साफ है कि किसानों के हितों पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत का जोर है कि स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो पार्ट्स पर अमेरिका ड्यूटी घटे। वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत मक्का, सोयाबीन और डेयरी जैसे उत्पादों पर टैरिफ कम करे। भारत चाहता है कि जो भी समझौता हो वो चीन, वियतनाम जैसे देशों से बेहतर टैरिफ लाभ दिलाए और भविष्य में होने वाले टैरिफ बदलावों से भारत को एक सिक्योरिटी मिले। इन सबके बीच में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया है कि समय सीमा में जो दबाव है, इस समय सीमा के दबाव में कोई डील साइन नहीं होगी। मोदी सरकार के लिए राष्ट्रीय हित, खासकर किसानों का हित सबसे ऊपर है। इस मुद्दे पर जाहिर सी बात है बहुत सारे नजरें टिकी हुई हैं, बहुत सारे जो डायलॉग्स हैं वो भी चल रहे हैं और एक आम समझौते, एक अहम समझौते से पहले ये सारे उसके पहलू हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। सबसे पहले इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं अपने खास एक्सपर्ट के साथ। सुमिता करीर मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सुमिता, बहुत अहम है और हमें बताइए कि इस पूरे ट्रेड डील को लेकर किस तरह के पहलू सामने आ रहे हैं? जी, यही सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में एक डील होगी या नहीं। सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि उसका जवाब सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट दे सकती है, बिकॉज द बॉल इज नाउ इन द कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और यूनाइटेड स्टेट्स ही एक डिसीजन लेगा कि वेदर इंडिया के साथ एक डील करनी है या फिर वो अपने जो रिवाइज टैरिफ लेटर्स हैं उसमें इंडिया के लिए कुछ टैरिफ्स होंगे या घटे हुए टैरिफ्स होंगे, तो क्या होगा उन सब टैरिफ से रिलेटेड। तो ये जो डिसीजन है ये यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। अभी आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स ने बोला था कि लेटर्स जो हैं वो 12 to 15 कंट्रीज को जाएंगे, उसमें इंडिया का नाम होगा या नहीं होगा। ये सभी सभी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि यूएस का क्या डिसीजन होगा। आपको याद होगा पिछले हफ्ते जो इंडिया के चीफ नेगोशिएटर है राजेश अग्रवाल, वो अपनी टीम के साथ गए थे वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां पे डिस्कशंस चली काफी टाइम तक और उसके बाद वो वापस आए। और अब यूनाइटेड स्टेट्स के कोर्ट में वो बॉल है जहां पे उनको डिसाइड करना है कि डील करनी है इंडिया के साथ, एक मिनी डील करनी है या फिर उसमें फर्दर चेंजेस होंगे या नहीं। पर सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि इस मुद्दे को लेके इंडिया जो है वो अपनी पॉलिसी के ऊपर बना हुआ है कि उन्हें एग्रीकल्चर सेक्टर, उन्हें डेयरी सेक्टर और कुछ हद तक ई कॉमर्स सेक्टर को प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो तीनों सेक्टर्स है वो इंडिया प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो प्रेफरेंशियल जो सस्टेन्ड प्रेफरेंस चाहता है लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में, ये भी हमें सूत्रों ने बताया। और अगले 24 से 30 घंटों में पता लग जाएगा कि किस तरीके की ये डील होगी और डील होगी या नहीं होगी। उसके अलावा इंडिया में जो गवर्नमेंट सोर्सेज हैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि एग्जेम्पशंस आएंगे स्टील और एल्यूमिनियम को लेके। इनफैक्ट सोर्सेज हमें ये भी बता रहे हैं कि हालांकि अगर डील होगी तो ये मिनी डील होगी और जो बाकी इलेबोरेट एस्पेक्ट्स हैं वो आएंगे आपके बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में, जो जिसका फर्स्ट ट्रांच गवर्नमेंट देख रही है फॉल तक फाइनलाइज करना।
और अभी इसके बाद जो है कोई और राउंड ऑफ नेगोशिएशंस नहीं रह गए हैं इस इमीडिएट डिसीजन को लेके। बट एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये भी है कि एक तरीके का एक्सटेंशन दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ने कंट्रीज को, क्योंकि हावर्ड लटनिक जो वहाँ के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने रिपोर्टेडली बोला है कि अगस्त 1 से ये टैरिफ्स इफेक्ट में आएंगे। जो पहले जो डेट थी वो जुलाई 9 थी, बट अब ये अगस्त 1 है। शुक्रिया करेंगे सुमिता इस अहम जानकारी के लिए। और चलिए अब अपनी चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं और हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं पूर्व एम्बेसडर अनिल त्रिगुणायक सर। अनिल सर, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हमारे साथ जाने माने एग्री इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना जी भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ डॉक्टर मोनीस जुड़ रहे हैं, सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट हैं चिंतन रिसर्च फाउंडेशन से और विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर मोनीश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले चूंकि सबसे ज़्यादा चैलेंजेस की बात हो रही है, तो डॉक्टर मोनीश मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। किसी भी अगर हम एक डिसाइसिव अग्रीमेंट की बात करें, एक डिसाइसिव डील की बात करें जो भारत और अमेरिका इस ट्रेड डील के बारे में कहा जा रहा है, उसमें सबसे बड़े चैलेंजेस, सबसे बड़े हर्डल्स या रोड ब्लॉक्स फिलहाल आप क्या देखते हैं, क्योंकि अब अमेरिका के पाले में बात है। शुक्रिया अपॉर्चुनिटी के लिए। आई थिंक भारत और अमेरिका का जो एक मिनी ट्रेड डील कहा जा रहा है, सबसे बड़ा चुनौती तो इसके ऊपर है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक सेक्टर को भारत जो है को किस हिसाब से प्रोटेक्ट करना चाहती है और जो अपने सिटीजन्स के हित में जो हो। ऑन द अदर साइड अमेरिका में ये एक है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत के किस क्षेत्र में उनको मार्केट एक्सेस मिले। तो इस मामलों में आई थिंक मोस्ट ऑफ द नेगोशिएशन जो है वो अटकी हुई है। और अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड इस तरीके से देखें तो भारत और अमेरिका का जो मतलब आर्थिक नेगोशिएशन है वो अपने पोटेंशियल को काफी तरह से वो रियलाइज नहीं कर पाते। हमने एक मिशन तो रखा है 500 के लिए, मगर वो किस तरह पहुंचेंगे और किस तरह से दोनों जो है अपने दोनों तरफ से ट्रेड ऑफ्स को संभाल के रखेंगे। अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इलेक्शन में इसलिए जीते कि उन्होंने अपने देशवासियों को कहा है कि अमेरिका को फर्स्ट रखेंगे और जो अमेरिका के हित में है वो करेंगे। ऑन द अदर हैंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो बिल्कुल भारत के हित में चीजों को रखना चाहता है। ऊपर से आई थिंक तो स्पेसिफिक्स की बातें हैं कि कौन से सेक्टर में किस तरह का नेगोशिएशन हुआ, कौन से सेक्टर में किस तरह का कंसेशन हुआ। ऊपर से एक चीज नोट करने वाली ये भी है कि जब ये मिनी ट्रेड डील की बात हो रही है उसी टाइम पे ब्रिक्स समिट भी हो रहा है। तो और ये राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि ब्रिक्स देश जो है वो किसी भी तरह की चीजें जो अमेरिका के हित में नहीं है वो करेंगे तो तारीफ को रिकंसिडर किया जाएगा एंड न्यू सेट्स ऑफ आई थिंक अनाउंसमेंट भी हो सकता है। तो एक तरह से एक तो जियोपॉलिटिकल चैलेंज है कि इंडिया जो है एक डेवलपिंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज के ग्रुप के साथ इस जो आर्थिक आर्किटेक्चर है ग्लोबल ओरिजिनल का उसको किस तरह से देखना चाहती है। ऊपर से अमेरिका एक ऐसे देश की तरह से उभरे हैं स्पेशली इन द सेकेंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो मल्टीलैटरल नेगोशिएशन को बिलीव नहीं करता, वो अपने बायलैटरल नेगोशिएशन पे ज्यादा ध्यान देती है। और आपने देखा होगा कि इससे पहले यूके और यूएस की एक ट्रेड डील हुई है और ये एक तरह से मिनी ट्रेड डील है, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ट्रेड डील नहीं है क्योंकि किसी भी तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो कांग्रेस के थ्रू जाती है और जो राष्ट्रपति है वो ज्यादातर चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स या मिनी ट्रेड डील्स के द्वारा एक तुरंत एक नेगोशिएट किया जाए जिस तरह से वो अपने देशवासियों को एक डोमेस्टिक ऑडियंस को ये दिखाया जाए कि ही इज अ डील मेकर, वो चीजों को जो है अमेरिका के हित में करना चाहता है। तो इन अ वे वो चाहते हैं कि एक मिनी ट्रेड डील जल्द से जल्द किया जाए, मगर किस तरह से होगा, कैसे होगा, इन टर्म्स ऑफ द जियोपॉलिटिकल चैलेंज, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द एक्यूट
स्पेसिफिक मिनी चैलेंजेस और सेक्टोरियल बिल्कुल। चैलेंजेस है, क्योंकि अहम बात आपने कही। फर्स्ट टर्म में आपने ये भी देखा होगा, ट्रंप ने जो हमारी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है वो उससे इंडिया को हटाया था, तो उसका भी काफी हद तक इम्पैक्ट रहा है। बिल्कुल अहम बात आपने कही। विजय सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस पूरे ट्रेड के जो तमाम पेंच हैं उसमें बार बार जो एग्री क्षेत्र है उसकी चर्चा होती है। हम सभी जानते हैं कि सालों से जो है वो अमेरिका भारतीय बाजारों में अपनी जो पहुंच है और उसका जो दायरा है उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रेशर डालता रहा है। इस दिलचस्पी की अहम वजह क्या है? मतलब अगर हम आम दर्शकों के हिसाब से समझना चाहें तो आखिर इस दिलचस्पी, इस बढ़ते दखल या इस प्रेशर के पीछे की अहम फैक्टर्स क्या है? सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, सभी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे राजनीति में हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर पॉलिटिकल एक्टिविटी बन गई है, इसी तरह से अमेरिका में भी एग्रीकल्चर का रोल जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट में जितना नहीं है उससे ज्यादा वहां पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। क्योंकि जितने भी स्विंग स्टेट्स हैं जहां पे ट्रंप साहब को चुनाव में वोट मिले और जिसके कारण वो राष्ट्रपति बने, वो सब ज्यादातर एग्रीकल्चर इकोनॉमी स्टेट्स हैं। और ये इनका वादा था कि भाई मैं आपके लिए बाजार खोलूंगा। कारण बहुत सिंपल है। पिछली बार जब ट्रंप साहब सत्ता में थे और उन्होंने चीन के खिलाफ जब कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का प्रयास किया था, बदले में जब चीन ने रिटेलिएट किया था, करीब $24 बिलियन का अमेरिका से चीन एक्सपोर्ट होता है। चीन को भी पता है कि अमेरिका की दुखती रग कहां है। जब उन्होंने टैरिफ बढ़ाया तो चीन ने जो भी वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज अमेरिका से लेते थे, उन्होंने कहा हम अब आपसे नहीं लेंगे, टैरिफ बढ़ाएंगे और हम अपनी सप्लाई ब्राजील, अर्जेंटीना और कई देशों से ले लेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है। इसका असर यह हुआ कि अमेरिका के किसानों की आमदनी को बचाने के लिए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को $28 बिलियन खर्चने पड़े थे, जबकि ट्रेड 24 का होता है। तो ये असर होता है जब आप इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस से खेलने लगते हो। और चाइना को पता है कि ये खेल कैसे खेला जाता है, और ट्रंप भी बिजनेसमैन है, उनको भी पता है कि इसका असर कहां और कैसे होता है। अब समस्या ट्रंप साहब की यह है कि अगर चाइना को काबू करना है तो, और चाइना रिटेलिएट करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो चाइना को अगर काबू करना है और चाइना अगर उनसे नहीं खरीदता है तो उनको कोई ना कोई अल्टरनेट मार्केट तो चाहिए। अब छोटे बाकी जितने देश हैं जहां आबादी नहीं है, वहां आप 10, 15, 20, 25 कंसाइनमेंट या कंटेनर बेच के आपका कुछ नहीं होने वाला। तो उनको चाइना के मुकाबले एक बड़ा देश चाहिए, भारत जैसा देश, कि अगर चाइना नहीं खरीदे तो वो जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो हम हिंदुस्तान में डंप कर दें। इसीलिए इस बार ट्रंप साहब ज्यादा जोर लगा रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर खोलो, क्योंकि जब उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी भारत में डंप करने की, तो वो चाइना से ज्यादा अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। ये है उनकी पॉलिटिकल मजबूरियां। वहां कोई चैरिटी नहीं हो रही है। अमेरिका कोई वहां पे कह रहे कि हम किसानों के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है। इसीलिए एग्रीकल्चर जीडीपी में लेस देन 1% है, पॉपुलेशन लेस देन 2% इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में, लेकिन स्ट्रेटेजिकली एग्रीकल्चर क्रूशियल है। दूसरी तरफ अगर भारत खोलता है आज अपना बाजार, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जिसको लेके ट्रंप साहब परेशान हैं, खासकर मक्का और सोयाबीन और चिकन प्रोडक्ट्स, वो 40 से 60% भारत से सस्ते हैं। अगर आप मार्केट खोलोगे या कस्टम ड्यूटी गिराओगे तो स्थिति यह होगी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार से सारा माल, जितने आपके पोर्ट स्टेट्स हैं, कोस्टल स्टेट्स, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, बंगाल, ये सब के सब जितने भी वहां पे कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज हैं वो शुरू करेंगे।
और जब आप इंपोर्ट करना शुरू करोगे तो जो हिंदुस्तान का किसान का माल, जो एमएसपी आज जो आपकी है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार से 50% ज्यादा है, तो कौन खरीदेगा? सही बात तो है। भारत सरकार के लिए एक समस्या और खड़ी हो जाएगी कि अभी हम किसी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और अगर माल आ गया तो ये प्राइस और क्रैश होंगे। भारत में आपको पता है कि एग्रीकल्चर इज ए पॉलिटिकल एक्टिविटी। मैं हिंदुस्तान और में ये बात आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानता सबसे हूं। बड़ा पेंच है, और इसकी तमाम पहलुओं को आपने जिस तरह से बताया कि उसमें एमएसपी वाली जो बात है वो कितना अहम उसमें रोल निभाती है। मैं त्रिगुणायत सर आपके पास आना चाहूंगा। ये जो अभी हमारा स्टांस है, ये जो हम जिस तरह से इस पूरी बातचीत में नेगोशिएटिंग टेबल पे या फिर अपनी शर्तों को लेकर जो एक फॉर्म रवैया दिखा रहे हैं, क्या ये फिलहाल यही मुफीद है, यही बेहतर है फिलहाल इन स्थितियों में? देखिए, ट्रेड जो होता है उसको कहते हैं कि टू वे स्ट्रीट है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो एक यूनिलैटरल सिस्टम में बिलीव करते हैं। वो मल्टीलैटरल सिस्टम में बिलीव नहीं करते, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बिलीव करते। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले उन्होंने हमारे जो ऑटो पार्ट्स वगैरह के ऊपर में कुछ 25% ड्यूटी एक्स्ट्रा लगा दी थी, और व्हीकल्स के ऊपर। तो हमने इन्वोक किया WTO के अंदर, तो उनका अमेरिका का रिस्पॉन्स ये आया कि ये तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी मैटर है, इसलिए इसमें आ ही नहीं सकता है। तो आप ये सोचिए कि जब वो हमारा सब जानते हैं कि एक सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, और एक स्पेशल हमारी कंप्रहेंसिव ग्लोबल कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उस सब के बावजूद आपके साथ में इस तरह की सिचुएशन की जा रही है कि वो अपना मार्केट आपको उन सेंसिटिव एरियाज में खोलने को बोल रहे हैं, जैसा विजय जी ने अच्छी तरह से बताया, कि जहां पर कि आपको एक पॉलिटिकल चैलेंज बन जाएगा। तो नेचुरली है कि वो आपकी रेड लाइन है, और अगर वो आपकी रेड लाइन है तो कुछ भी हो आपको उसको प्रोटेक्ट करना है किसी भी तरह से। तो भारत का जो स्टांस इस वक्त है वो उसी को लेकर के है। देखिए, हर जगह हर एक कंट्री की सबसे बड़ी पहली जो उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है फॉरेन पॉलिसी की या ट्रेड पॉलिसी की, कि अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट को आपको बचाना है किसी भी तरह से। और अगर आपका नेशनल इंटरेस्ट ट्रेड के माध्यम से या किसी प्रेशर में आके अगर घटता है तो वो आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज पे कहीं ना कहीं हमारी ये पेच लगा रहेगा, और एक रेड लाइन है। अमेरिका वही चीज चाहता है जो आप रोकना चाहते हैं बेसिकली, तो कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि इसका मतलब ये मिनी डील आ गई तो इसका मतलब ये नहीं होने वाला है कि आपके ऊपर से सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कल कोई नई चीज पैदा हो जाएगी, क्योंकि उनका एक अनसर्टेन डिसरप्शनिस्ट अप्रोच है, और उस अप्रोच के चलते आप ये सोच लीजिए कि नेक्स्ट 3 इयर्स वही चैलेंजेस आपको लगातार चलते रहेंगे। अगर एक चीज है कि अगर उनके दिमाग में आ जाता है कि भाई हाँ चलो अब भारत ने काफी कुछ इसके ऊपर, देखिए फर्स्ट डे से मैं कहना चाहूंगा कि कहीं पे भी मौका होता था वो ये बात छोड़ते नहीं थे कि भारत जो है वो टैरिफ किंग है। वो इस बात को भूल जाते हैं, खाली गुड्स ट्रेड को लेकर के बोल रहे हैं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि सर्विसेज ट्रेड में तो आपकी तरफ जो है ट्रेड सरप्लस आपकी तरफ है। उस चीज को वो नहीं देख रहे हैं, जिसमें भारत भी जो है, भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, और अमेरिका में तो और भी ज्यादा है। तो वहां हमारी जो एक तरह का कॉन्ग्रुएंस है उसके बारे में उनका नहीं सोचना है। तो मेरा मानना यह है कि आप एकदम बिल्कुल बिछ नहीं सकते हैं उनके लिए। अभी देखिए, वियतनाम के साथ उन्होंने डील कर ली, इसी तरह यूके के साथ वो डील करी है, और भी कुछ 12-13 कंट्रीज को चिट्ठियां लिख करके धमकाना चाह रहे हैं। तो ये सिचुएशन, ये उनका स्टाइल है काम करने का। आज एक नई चीज पैदा कर दी कि जो लोग ब्रिक्स के साथ एसोसिएट होंगे उनको 10% एडिशनल ट्रैक। तो मेरा मानना यह है कि ये जो चाहे ट्रेड डील मिनी हो भी जाए तो थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन लोगों को मिल सकता है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके बाद ये चैलेंज आपके लिए खत्म हो गया। बिल्कुल अहम बात है, और ये इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप मिस्टर अनप्रेडिक्टेबल कहे जाते हैं। वो कब क्या करेंगे और किस परिप्रेक्ष्य में क्या क्या बात करेंगे, ये कई बार समझ से परे होता है, और जाहिर सी बात है पूरा विश्व इन चुनौतियों को साफ तौर पर देख रहा है, महसूस कर रहा है। मोनीश, एक चीज मैं समझना चाहता हूं कि अगर
मतलब ये तो हमें मानना है कि चैलेंजेस ज़्यादा हैं, संभावनाएं जो हैं वो जाहिर सी बात है नेगोशिएटिंग टेबल पर लाने की पूरी टेक्निक है। लेकिन अगर ये बातचीत, ये नेगोशिएशन ये विफल हो जाता है तो क्या वो 26% वाला इम्पोजमेंट आपको लग रहा है कि वो झेलना पड़ेगा, या आपको लगता है कि हो सकता है कि स्थितियां भारत के लिए बेहतर हो? पूरी तरीके से तो विद सर्टेनिटी कहा नहीं जा सकता है, जैसे त्रिभुवनाथ साहब ने भी कहा कि एक अनसर्टेनिटी इज अ पार्ट ऑफ हिज नेगोशिएटिंग स्ट्रेटजी, ये पहले ही दिन से रहा है। तो पूरी तरीके से ये कहा नहीं जा सकता है कि इस डील के होने के बाद हमारी जो तारीफ उन्होंने एक तारीफ पॉइंट लगाया है वो पूरी तरीके से हट जाएगी। वो देखना पड़ेगा कि जो एक मिनी ट्रेड डील है अगर सफल हो जाता है किसी तरह से, तो उसके स्पेसिफिक्स क्या होंगे, उसके आउटकम्स क्या होंगे, क्योंकि वो एक ढांचा है जिसके बेसिस पे फर्दर नेगोशिएशन होने वाली है। तो हमें आई थिंक वी शुड नॉट जंप द गन्स इन टर्म्स ऑफ सेइंग कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो काफी हद तक क्विड प्रो क्वो में बिलीव करते हैं। तो जिस हिसाब से हम कंसेशन देंगे या अमेरिका से कंसेशन लेंगे, जो स्पेसिफिक्स है ट्रेड डील की, वो हमें काफी हद तक बताएगा कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और किस तरह से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन भारत की तरफ जो है वो रिलैक्सेशन देगा कि नहीं देगा। एक दूसरी बात यह है कि ये जो हमारे आर्थिक मामलों में जो नेगोशिएशन हो रही है, नॉट ओनली विद इंडिया विद मेनी अदर कंट्रीज एज यू हैव ऑलरेडी टोल्ड, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी जो है डिस्टिंक्शन पॉइंट है ग्लोबल पॉलिटिक्स या ग्लोबल ट्रेड इकोनॉमिक्स में, क्योंकि जिस तरह से डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन है या जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो हम पोस्ट कोविड का जो एक दौर था उससे हम गुजर ही रहे थे और उभर ही रहे थे तब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया यूएस में, और उस हिसाब से जितना भी आई थिंक ट्रांजिशन और चेंजेस जो पोस्ट कोविड ग्लोबल इकोनॉमी में हम देख रहे थे इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑल दोस अदर थिंग्स, ट्रम्प के आने से उस ट्रांजिशन को और आई थिंक डिस्ट्रप्शन मिली है। तो उस तरह से इन द नेक्स्ट 3 years 3 सालों में जिस तरह वो हर किस्म का नेगोशिएशन करेंगे, कितना हद तक जो है उन्होंने उनके दौरे में कितना हद ये पिछले 6 महीने में इतना कुछ कर चुके हैं, तो अभी तो उनका लंबा कार्यकाल है और न जाने क्या क्या स्थितियां आगे आएंगी। एक चीज विजय सर मैं समझना चाहता हूं कि हमारे पास इस नेगोशिएशन में मजबूत पहलू क्या है? देखिए, अगर आप इस पूरी नेगोशिएशन डील को देखें तो सबसे बड़ा आपका जो स्ट्रांग पहलू है वो है आपका अपना बाजार। उनको ये बाजार चाहिए। दूसरा आपका स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिसको आप स्ट्रेटेजिकली प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए ये सबसे अच्छा वेकअप कॉल है। मैं तो यहां बार बार बोलता हूं कि थैंक यू ट्रम्प। मैं इसलिए ट्रम्प को थैंक यू बोलता हूं कि हम लोगों को जब तक कोई झकझोरता नहीं है ना, हम लोग सुधरते नहीं है। आज हमारे यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर चाइना से ज्यादा है तो इसके ऊपर एक प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए कि कौन कौन सी हमारी ऐसी पॉलिसीज हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है कि हम यहां पे हाई क्वालिटी का सस्ता माल नहीं बना। लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से विजय सर का सिग्नल चला गया। अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यू लास्ट रिमार्क सर, क्या अभी की स्थितियां, मतलब अमेरिका की रणनीति और भारत की स्थिति, इन दोनों को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अमेरिका की तो रणनीति कोई है ही नहीं। वो तो सिंपल नीति है कि यू सुपर इम्पोज एवरीथिंग दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प थिंक्स इज करेक्ट। इट इज नॉट नेसेसरी वेरी लॉजिकल। उनका जो बेसिक प्रमाइस है वो ये है कि सारी दुनिया जो है खाली अमेरिकन मार्केट को जो है कैपिटलाइज कर रही है, उसको एक्सप्लॉइट कर रही है, और वो उसको इक्वलाइज करना चाहते हैं
कि दोनों तरफ से बराबर का टैक्सेशन हो। वो प्रेफर करेंगे 0% टैक्सेशन ऑन बोथ साइड्स, लेकिन वो हमारे लिए सूट नहीं कर रहा है कई चीजों के ऊपर में, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं हमें। और जहां तक भारत की स्ट्रेटजी है वो ये है कि किसी भी तरह से हमारा जो डैमेज है या हमारी मार्केट एक्सेस ना रुके, और जो भी हमारे पे डैमेज है वो मिनिमाइज हो जाए किसी भी तरह से। तो बेसिकली दोनों एक पोजीशन से ऐसी आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं गिव एंड टेक तो होता ही है इसके अंदर में, लेकिन जो क्रिटिकल एरियाज हैं उसको हम कैसे बचा पाएंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज भारत की ट्रेड नेगोशिएटर्स के लिए है आज की डेट। बिल्कुल, तो ये समझना होगा। और विजय सर, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? जी पहुंच रही। जी जी, अपनी बात कंप्लीट करें। मैं ये कह रहा था, देखिए भारत को इधर उधर नहीं देखना चाहिए, हमें अपने सारे पॉलिसी एनवायरनमेंट का सीरियस ऑडिट करना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा क्यों है, हमारे यहाँ पे क्वालिटी प्रॉब्लम्स क्यों है, किस तरह से हमारे यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट और करप्शन हमारी इंडस्ट्री को इनएफिशिएंट बना रहा है। हमें इन सब चीजों को हिलाना पड़ेगा। और मुझे लगता है जो ट्रंप साहब कर रहे हैं, हमारा अगर बाजार रोक रहे हैं, ये भारत को फोर्स करेगा इनवर्ड लुकिंग करने के लिए कि हम कहां गलत जा रहे हैं। क्योंकि जब आप चाइना से इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करेंगे तो आपको सुधरना ही पड़ेगा। हम लोग इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो। मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है भारत के लिए। हमें अब अपने आप को दोबारा बेल्ट बांध के टाइट करके दोबारा खड़ा होना पड़ेगा, और इसके लॉन्ग टर्म पॉजिटिव डेवलपमेंट बेनिफिट भारत को मिलेंगे। सवाल अब इस बात का है कि क्या सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलके मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं? क्योंकि जब आपका कोई इंस्पेक्टर रिश्वत लेके खराब माल पास करता है तो वो देशद्रोही है, वो मेक इन इंडिया को फेल कर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो घटिया माल, मिलावटी माल आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचते हो, फिर उनके पोर्ट्स में जाके वो रिजेक्ट हो जाते हैं, जिससे भारत का नाम खराब होता है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मुझे लगता है कि हमें अब जागना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि थैंक यू ट्रंप, कम से कम आपने हिंदुस्तान को जगाने का काम किया। इंटरेस्टिंग सर। और वाकई इस चर्चा का मकसद यही था कि हम जरा समझने की कोशिश करें, थोड़ा क्रिटिकल नजरिए से देखें कि भाई नेगोशिएटिंग टेबल पे हमारी स्थिति क्या है, अमेरिका की रणनीति क्या है, और इन सब के बीच में खासतौर पे एग्री सेक्टर में उसकी दिलचस्पी इस पूरे क्षेत्र में, और सालों से उसकी जो ये दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, उसके अहम ट्रिगर्स क्या हैं। शुक्रिया करेंगे विजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल सर, इसके साथ ही मोनिश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी चर्चा रही, आगे भी हम आप सभी का समय लेते रहेंगे, इस तरह की चर्चाओं में आमंत्रित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये था आज का स्वदेश विशेष। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया हो। यूट्यूब पर ये पूरा शो हम अपलोड करेंगे, तो आप वहां से इसे रिविजिट कर सकते हैं। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।